नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जर्नल के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंजाब के अबोहर जिले से स्टीनू जैन जी जुड़े हैं, जो कि पिछले 6 सालों से किन्नू की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। स्टीनू जैन जी किन्नू की खेती से पहले परंपरागत फसलों की खेती करते थे और उसमें उतना अच्छा लाभ नहीं होता था, जिसके बाद से इन्होंने बागवानी की तरफ रुख किया और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किन्नू की खेती देश के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में प्रमुखता से की जाती है और यहाँ के किसान इससे अच्छा आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अबोहर जिला भी है जो पंजाब का। यहाँ पे भी किसान जो है इसकी खेती करते हैं, अच्छा इनकम कमा रहे हैं। उन्हीं की प्रगतिशील किसानों में से एक ईशुनी जैन भी है, जो कि आज की हमारी चर्चा में जुड़े हैं। आज की हमारी जो चर्चा है कि किन्नू की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। ईश्वरी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपना परिचय दें। धन्यवाद। सबसे पहले कृषि संदेश जागरण को मेरा नमस्कार और सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम स्टीनू जैन है। मैं एक छोटा सा फार्मर हूँ, लेकिन कह सकता हूँ कि अपने आप को मैंने कुछ टेक्निक्स जो डेवलपिंग जैसे कहते हैं कि नया कुछ सीखने को मिलना चाहिए, और उसी के बदौलत मैंने खेती में नए नए प्रयोग करने शुरू किए थे। तो उसी आधार पे आज कुछ जानकारियां साझा करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो अबोहर एरिया है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर है किनू का। सिट्रस में काफी वैरायटीज हैं, तो मैक्सिमम जितना है मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 85% के आसपास हम लोग सिट्रस प्रोड्यूस यहाँ पे किन्नू वगैरह जो इसकी और भी फसलें हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। जी। अ, जैसे कि आज का चर्चा का जो मुख्य बिंदु है किन्नू की खेती से मुनाफा, तो जी सबसे जी पहले जी। आपसे मेरा सवाल जो है कि किन्नू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है और मिट्टी कौन सी होती है? सर देखिए, इसके लिए दोमट मिट्टी और अच्छी रहती है। वैसे तो इसके लिए जलवायु का जो है 35 डिग्री का टेम्परेचर वैसे इसका रहता है अच्छा। पीएच जो है 6.57 के आसपास होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतना ही चलेगा। और इसमें सबसे बेस्ट जो रहता है कि आपका इरिगेशन का मेथड, या हम कहें कि इसके लिए सॉइल जो है आपकी, जो बालू भी होती है, दोमट भी हो सकती है। जिससे क्या है कि इसकी जड़ें जो है या पानी, वाटर लेवल, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो कम से कम 15 से 20 फुट डाउन नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव प्लांट है किनो का। और इन दिनों वैसे भी कुछ एनवायरमेंटल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण चेंजेस आ रही हैं। तो कुछ पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम भी आई थी हालांकि किनो में डाई बैक की। उसका हम बाद में जिक्र करेंगे कि डाई बैक से भी कैसे बचा जा सकता है। तो एटमॉस्फेयर जो है कि वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इस एरिया में बहुत ही अच्छा, इसके लिए किन्नू की फसल के लिए बहुत ही एटमॉस्फेयर अनुकूल रहता है। जी। अच्छा, किन्नू की पौधे की प्लांटेशन एंड रुपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, कौन सा माह होता है? ये अगस्त सितंबर का मंथ सबसे बढ़िया रहता है इसके लिए। जब हम इसके लिए उसके उससे पहले हम इसके गड्ढे वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे 3x3 का गड्ढा कर लिया है, उसमें हम फिर उसमें फिल कर देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। और देन उसके बाद जब ये बारिशों के बाद जब टाइम आता है, सावन भादों का हमारे यहाँ पे कहते हैं, तो उस टाइम पे इसको रोपाई की जाती है। इनके प्लांट्स जो है नर्सरी से आके, अच्छी नर्सरी जो गवर्नमेंट की या एनएचसीबी से अप्रूव्ड हो, वो लेके आने, वहां से प्लांट लीजिए आप, जो रिलायबल हो या अच्छा, जिनका पुराना काफी एक्सपीरियंस हो। तो वहां से हमें प्लांट्स लेने चाहिए। और सितंबर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक, मतलब कि हम 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं इसकी। जी। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा ये था कि आप जो है कृषि क्षेत्र से पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं और अभी आपके पास किन्नू के कितने एकड़ में बाग है? देखिए, हमारे बेसिकली क्या है कि हमारी जो फैमिली है इस एरिया में, तो बेसिकली पुरानी तो कृषि से ही जुड़ी हुई है। और वैसे भी पंजाब में मैक्सिमम जितने भी हैं, ज्यादातर इस एरिया में हमारे सब कृषि से ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी जो अबोहर की एग्री इकॉनमी बेस्ड जो है, अबोहर क्षेत्र है जो, वो एग्री इकॉनमी बेस्ड है। मैक्सिमम यहाँ पे जो भी आउटपुट्स आ रही है वो फार्मर्स को यहीं से ही आ रही है, एग्रीकल्चर से ही आ रही है। तो उसमें क्या है कि हमारी फैमिली बेसिकली यहाँ से 30-35 साल से एग्रीकल्चर में थी। और मैं पहली बार गया हूँ बागवानी के क्षेत्र में। जी। और मेरे पास 8 एकड़ के आसपास सिट्रस का ऑर्चर्ड है,
बाकी दूसरी लैंड है जहाँ पे मैं यही कनक या वही अपनी पुरानी खेती कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ सेम का कुछ मार है इसलिए। हाँ। जी। अ, ईश्वरी जी, खेती कोई भी हो, उसमें जो खाद्य प्रबंध और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है बहुत मायने रखता है। और इसी बिल्कुल। में बहुत सारे किसान जो है विफल हो जाते हैं, और इन सब बातों को ध्यान रख के बहुत सारे किसान जो है सफल हो जाते हैं और अच्छी उपज प्राप्त करके अच्छा आमदनी भी अर्जित कर लेते हैं। तो आप जो है अपनी फसल में अपना उर्वरक प्रबंधन कैसे करते हैं, अपने पौधों का रख रखाव कैसे करते हैं? विवेक जी, ऐसे है, एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में या बाकी स्टेट्स में कनक की बिजाई का समय शुरू हो गया है, और डीएपी की बड़ी शॉर्टेज किल्लत चल रही है। और आप मानेंगे कि मैं जब से सिट्रस में गया हूं, तो मैंने एक दाना भी डीएपी का अपने खेत में नहीं यूज किया। और मैक्सिमम फार्मर ये कहते हैं कि डीएपी डालेंगे और फसल बहुत बढ़िया होती है, उठाव बड़ा अच्छा आता है, जमाव बड़ा अच्छा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अल्टरनेट्स हैं, हमें वो भी यूज करने चाहिए। और मैंने अपने सिट्रस में क्या है कि मेरा जो फर्टिगेशन का या फर्टिलाइजर का शेड्यूल्स है, उसमें मैं दिसंबर लास्ट में ही अप्लाई कर देता हूँ। जैसे एसएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो अप्लाई कर देता हूँ किन्नू सिट्रस सिट्रस प्लांट में। लेकिन बशर्ते उसमें एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि फॉस्फोरस का कोई भी दाना किन्नू के जो फ्रूट है अभी, क्योंकि फ्रूट अभी रुका हुआ होता है फ्रूट प्लांट्स पे, तो उस पे पड़ने से वे क्या है, एक्सपोर्ट पड़ जाता है उसके ऊपर और फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितनी भी आपने फर्टिलाइजेशन, जितनी भी यूरिया अगर डालनी है, सुपर डालनी है, सल्फर डालनी है, व्हाट्सएवर जो भी जिंक भी है, वो सारे खेत में आमतौर पे क्या है कि हम कैनोपी पे डालते हैं। जो किन्नू का कैनोपी है उसमें घेरे घेरे में डाल देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेथड नहीं। कारण क्या है, वो कैनोपी में तभी है जब हम फ्लड सॉरी ड्रिप इरिगेशन से जाते हैं या हम ड्रिप के थ्रू चलाते हैं, तो वो जानी चाहिए घेरे में। इसमें क्या है कि जो व्हाइट रूट्स डेवलप हुई होती हैं, स्टेम रूट्स के अलावा एक व्हाइट रूट्स डेवलप जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं प्राइमरी के अलावा, तो वो सारे खेत में अपना जाला बनाती हैं। तो अगर हम वहीं पे अगर उसके घेरे घेरे में डालेंगे तो व्हाइट रूट्स वहां से ऊपर प्रॉपर पूरा नहीं ले पाती, पोषण पूरा नहीं ले पाती हैं। तो व्हाइट रूट्स जहां जहां पे न्यूट्रिएंट्स पहले हुए हैं वो सबके सब अपने आप ले लेती हैं। उसके बाद जनवरी में मैं एक जाइडस कंपनी का प्रोडक्ट आता है, जाइटोनिक एम और एनपीके। उसी में ये गोबर खाद जिसे हम रूड़ी कहते थे, पंजाब में हमारे इस तरफ में रूड़ी बोलते हैं, गोबर खाद को इकट्ठा करके मैं उसकी सारी की सारी उसको खाद को तैयार करवाता हूँ। बड़ी ही अच्छी खाद वो तैयार होती है, जो पिछले 3 से 4 साल हो गए मुझे यूज कर रहे हो। इवन मैं उसको सरसों में भी अपने यूज कर रहा हूँ उसको। और उसकी कोटिंग भी करता हूँ, सीड ट्रीटमेंट भी उसी से करता हूँ, जेटोनिक एम से और एनपीके से। और अदर देन मतलब कि मैं ये पूरा मतलब कि इवन चैलेंज करता हूँ कि विदाउट सेम अगर जो एप्लीकेशंस फर्टिगेशन के या फर्टिलाइजेशन के है उससे बढ़िया, आप मानेंगे सरसों मैंने 12.5-13 क्विंटल की औसत ली है यहाँ पे पंजाब में हमारे एरिया में, जो कि आमतौर पे 7, 7.5, 8 से ऊपर नहीं जाती है। तो मेरी बड़ी अच्छी रहती है। तो जाइटोनिक के प्रोडक्ट, जाइटोनिक एम है, इसका सुपर प्रोडक्ट है जो हर बागबान को यूज जरूर करना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें हम जब गोबर की खाद तैयार करते हैं, आमतौर पे क्या है, हम लोग फार्मर जो भी हैं वो गोबर की खाद जितनी भी डाल रहे हैं वो गीली होती है। उससे क्या है कि उसमें वीड्स भी होते हैं और अनवांटेड वीड्स होते हैं, प्लस कुछ और भी हैं, और कचरा है, हर चीज है उसमें। और उससे क्या होता है कि वाइट ग्रब्स की या जो भी दीमक की प्रॉब्लम बड़ी आती है हमारे खेतों में। तो जब जाइटोनिक एम से हम उसको ट्रीट कर देते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद वो खाद जब हम अप्लाई करते हैं, एक तो अप्लाई करनी बड़ी इजी है, ब्रॉडकास्ट करनी सारे खेत में, क्योंकि भुरभुरी हो जाती है बिल्कुल चाय पत्ती की तरह या कह लीजिए तंबाकू की तरह बड़ी भुरभुरी, और ऑर्डरलेस होती है, उसमें दुर्गंध नहीं रहती है। तो ये जरूर, उससे एक तो फाइटोप्थोरा नहीं आएगा। फिर क्या है, जेटोनिक एम में शायद माइक्रोराइजा और पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी के कारण व्हाइट रूट्स बड़ी डेवलप होती हैं। तो डीएपी डालते हैं जो जमींदार, या यूरिया डालते हैं, सल्फर है, सुपर है, जो भी है, पोटाश है, हर किसी की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। कोई 1 सेंटीमीटर की है, कोई 2 सेंटीमीटर की है, हर उतनी। तो इसमें क्या है कि व्हाइट रूट्स तो अपने आप ही उसके उस तक पहुंच जाएगी। तो ये प्लांट तक डीएपी यूरिया वगैरह ये नहीं पहुंचते हैं प्लांट्स तक।
ये पहुंच जाएगा, व्हाइट रूट्स पहुंच जाएगी उस तक कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ा है, उसको अपटेक कैसे करना है, इनटेक कैसे करना है, वो कर लेगी। तो सबसे ये जरूर है, ब्रॉडकास्ट जरूर हमें करने चाहिए कोई भी खाद है, अगर किन्नू का बाग है आपका है तो। अच्छा। बाकी अलग अलग खादें चलती हैं नीचे, जिप्सम सल्फर है, अलग अलग हैं, सारी वो चलती रहती हैं। जी। अच्छा, अमूमन में जैसे कि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने जो किसानों को जो देखा है, जो खाद डालते हैं लगभग एक साल मतलब सड़ता है, जिसे आप हम्म। पका हाँ खाद भी यहाँ बिल्कुल, पे हाँ बोलते हैं। पक्का था, पक्का, हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद से लेकर किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपने जायटानिक गोधन, जो आपने प्रोडक्ट का नाम लिया आपने, तो हाँ इसका इस्तेमाल, हाँ, तो इस्तेमाल करने पे जो खाद है, गोबर खाद है, कितने दिनों में तैयार हो जाता है? सर वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 डेज में तैयार हो जाती है, बहुत बढ़िया। अभी हमने स्टोर करनी शुरू कर दी है, और जनवरी तक हमारी तैयार हो जाएगी, मतलब उसको हम तैयार कर लेंगे। 50 डेज मैक्सिमम है इसको, बहुत ही भुरभुरी और एरस फॉरस सब कुछ कंप्लीट, मतलब कि इसके इस्तेमाल करने से। और सबसे बड़ी एक और बात बताता हूँ, कि जैसे हमारा टाइटल है कि किन्नू की खेती से प्रॉफिट का ज्यादा मुनाफा कैसे लें। सर इसमें क्या है विवेक जी, अक्सर बाग के लिए रिकमेंड की जाती है 4 ट्रॉली गोबर की खाद पर एकड़ के लिए। इसमें जब हम जाइटोनिक से ट्रीट करते हैं तो उसमें सिर्फ 1 ट्रॉली पर एकड़ की आपकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 ट्रॉली एनफ, 1 साल के लिए बहुत बढ़िया है इसका रिजल्ट। बशर्ते पूरी तरह से ये तैयार हुई हो, 50 डेज का इसको पूरा टाइम पीरियड मिला हुआ हो, बढ़िया भुरभुरी हो, और उसको ब्रॉडकास्ट किया हो, और ऊपर से पानी लगाया हुआ हो, फिर बड़ा अच्छा, मतलब थोड़ी सी नमी होनी चाहिए आपकी जमीन में जब इसको डालें, क्योंकि है तो बायो में, बायो का अपना इसका बैक्टीरियाज है जो उसने उसने सारी सॉइल में जाना है। जी। तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में, कॉस्ट ऑफ फर्टिगेशन में ये कमी आ जाती है। कहीं 4 टाली हमने डालनी है, आपको भी पता है कि ये हमारा गोधन है, ये कितना कम हो रहा है, मतलब कि जितना भी है, ये पशु कितने कम हो रहे हैं, फार्मर्स कम रखना शुरू कर दिया है। अब कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो मार्केट से अपने लिए भी दूध परचेज कर रहे हैं। अब देखिए फार्मर को तो अपने पास ही चाहिए ना, लाइफ स्टॉक तो उसके पास खुद के पास होना चाहिए। जी। तो ये 3 ट्राली के बदले 1 ट्राली, और जो जाइटोनी का खर्चा भी है अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 या 1.5 ट्राली और लगेगी, मतलब ये आपकी 1.5 ट्राली की कॉस्ट कम आती है, सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड इसका बेनिफिट ये है, आप यूरिया और डीएपी में 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर जाइटोनिक से तैयार की हुई है, क्योंकि माइक्रोराइजा इसमें, जाइटोनिक में माइक्रोराइजा बेस्ड है। माइक्रोराइजा का काम क्या होता है कि फास्फोरस उसने इनटेक करनी है और जिंक इनटेक करनी है, मैक्सिमम उसने फास्फोरस इनटेक करनी है। तो फास्फोरस फ्रूट्स डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। जी। जो आप जाइटेनिक एम का नाम, आप प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं, जैसे आमतौर पर किसान जो है गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो पर्पज यही रहता है कि हम जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्या ये प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है? बिल्कुल, इसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं आप, इसको बायो फर्टिलाइजर में भी कह सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस हम लोग क्या मानते हैं, कि जो भी स्प्रेज हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं या सिंथेटिक्स हैं जो केमिकल हम यूज करते हैं स्प्रे ऊपर, जेटोनी के पास कई चीजें हैं। मैंने तीन या तीन तीन इसके तीन के प्रोडक्ट इनके यूज किए हैं। इनका नीम ऑयल भी आता है इन कंपेरेटिव टू अदर्स, हम बाकियों से इसका नीम ऑयल बहुत अच्छा है इसका जेटोनी का। क्योंकि एक चीज देखिएगा आपने, एग्रीकल्चर में अगर किसी का विजन है, तो जो इसके जाइडस के ऑनर हैं मिस्टर अजय रंका, जो सीईओ भी हैं, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है एग्रीकल्चर के। मतलब उनका विजन जो एग्रीकल्चर के लिए, वो चाहते हैं कि बड़ा हेल्दी सॉइल होनी चाहिए। अगर सॉइल हेल्दी होगी तो उस पे जो भी हम आउटपुट लेंगे, यील्ड भी लेंगे, वो भी हेल्दी होगी सर। उसपे बीमारियां भी कम आएंगी। हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, अगर हम फिट होंगे, हेल्दी होंगे, है ना, न्यूट्रिशन हमें पूरा मिल रहा होगा, तो हमें कोई ये ऐसी कोई ये ना तो फीवर आएगा, ना कुछ कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आएगी, इवन इन विंटर्स के डेज में। तो उसी को मैंने अजय रांका जी का ही पहली बार इंटरव्यू सुना था, तब उसके बाद ही मैंने जाइटोनिक को यूज करना शुरू किया था। तो ये ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट है, बायो बायो फर्टिलाइजर, इनको बायो में कह देते हैं, बायो बायो फर्टिलाइजर है। और इनके एनपीके भी आता है, एनपीके और भी कंपनीज का आता है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी का बड़ा फर्क है सर, डिफरेंट है इनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल।
पॉलीमर पॉलीमर बेस होने के कारण, सॉरी। आप जो आप जो है इसका इस्तेमाल पिछले कितने सालों से कर रहे हैं, और सर मैं इस्तेमाल करने चार के बाद जी, आप तीन इस्तेमाल तीन करने से आपके बागों में क्या फायदा हुआ है? हाँ, मैं बताता हूँ। 3 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को इनका जेटोनिक एम यूज करते को। और बाकी प्रोडक्ट इनके लास्ट ईयर ही मैंने शुरू किए हैं, क्योंकि ज्यादा मुझे पता नहीं था, मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना था और पढ़ा था। जेटोनिक एम के बारे में आपको बताता हूँ कि मुझे 4 साल के अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये फोर्थ ईयर आएगा, तो 4 साल हो गए जेटोनिक को यूज करते को। उसमें फर्क क्या है कि आम तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइटोफथोरा की बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं किन्नों में। मैक्सिमम फार्मर फ्लड इरिगेशन ही करते हैं सिट्रस में या दूसरे अपने जो मेथड्स हैं जो एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ पे पंजाब में। तो सबसे बड़ा इसका ये प्लस पॉइंट रहेगा कि फाइटोफथोरा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड इसमें क्या है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी कहें, मिट्टी की बहुत बन जाती है। आप मानेंगे सिट्रस में मैंने अप्रोक्सीमेटली, हमारे यहाँ पे 2 बारिशें हुई थी इस बार, ज्यादा नहीं हुई है बारिश। 2 बारिशों के बाद मैंने 3.5 महीने का गैप डाला इरिगेशन के लिए। ये बहुत ही लंबा स्पैन है, टाइम स्पैन बहुत लंबा है सिट्रस के लिए। तो ये ड्यू टू जाइटोनिक। अदरवाइज फार्मर क्या करते हैं, 15-20 दिन के बाद पानी, 20 दिन 25 दिन जैसे अवेलेबिलिटी हुई पानी लगाते रहते हैं। मैंने 3.5 महीने बाद अपने खेत में पानी लगाया बाग में। तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ही कमाल की है, बा कमाल टेक्नोलॉजी है, जिससे पानी की जरूरत आपके बाग को कम रहती है। इवन गर्मियों के दिनों में जब पूरी गर्मी होती है, हमारे यहाँ नहरबंदी अक्सर हो जाया करती है गर्मियों में, तो मेरे बाग में कभी सूखा या ड्रॉट वाली पोजीशन कभी नहीं आई है, कभी भी नहीं आई है, जब से मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। जी। अ, आप देखेंगे कि हमेशा मतलब ये बात की जाती है कि खेती से इनकम तभी बढ़ सकता है जब लागत में कमी आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपने जो है, आप पिछले 6 सालों से खेती करते आ रहे हैं कीनू की, और आप लगभग आपको 4 साल इसको अडॉप्ट किए हुए हो। तो पीछे जो आप खेती करते थे और अब जो खेती कर रहे हैं, लागत में आपने क्या अंतर पाया? सर 2 चीजें हैं अपने, हमारे कहते हैं एग्रीकल्चर, जैसे इसका एक वर्ड आता है कि एग्रीकल्चर, एग्री मीन फील्ड और कल्चर मीन हम कहते हैं कल्टीवेशन। तो बागवानी में हॉर्टिकल्चर जब हम आए, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में आए, तो उसमें क्या है कि कल्चर को हम सभ्यता के तौर पे ले लेते हैं। तो लेस कल्टीवेशन होनी चाहिए। पहले एक ना वर्ड हमारे होता था कि दब के वाह रच के खा, कि जितना ज्यादा जमीन को वाएंगे कल्टीवेट करेंगे उतना ज्यादा यील्ड आएगी। नहीं सर, वो उसको हमें चेंज करना होगा। कारण क्या है कि बार बार हम रोटावेटर अपने बागों में यूज करते हैं, बागों की सफाई पे ध्यान देते हैं कि बाग में वीड्स नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं, वीड्स आर फ्रेंड्स सर। ये जितने भी नीचे खरपतवार उगते हैं ये हमारे मित्र हैं। ये एक बड़ा अच्छा मल्चिंग मल्चिंग करते हैं। मेरे खेत में, मेरे बाग में सिर्फ 2 बार ही साल में रोटावेटर यूज होता है। अगर वैसे मान के चलूं तो एक बार ही होता है रोटावेटर यूज, और एक बार ही उसमें रोटा कल्टीवेटर यूज होता है। करता हूँ नहीं हूँ मैं, वीड्स हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। अब जाके ये बारिशों के बाद, सावन भादों के बाद मैं उसको फिर जाके बोआता हूँ, वही करता हूँ उसकी, मतलब कल्टीवेटर से रोटावेटर से फिर करवाता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरी कल्टीवेशन की कॉस्ट कम होगी सर। फार्मर क्या करता है, हर महीने जैसे उसने 20 दिन पे 25 दिन पे पानी लगाया, उसके बाद कल्टीवेटर रोटावेटर मारा, बस ठीक है, सुहागा लगाया, पाटा लगाया। वो सुंदर दिखाना चाहता है अपनी सॉइल को। सर सॉइल हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी होगी तो वो आउटपुट भी देगी आपको। बार बार उस पर ट्रैक्टर चलता है सर, आजकल आपने देखे हैं 25 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स, आजकल तो 65 80 80 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आ गए हैं। सर वो ऊपर चलते रहते हैं, जिनको दबा रहे हैं, हमारी जमीन को कंप्रेस कर रहे हैं। कहाँ से सर उसकी जड़ें डेवलप कर पाएंगी? तो हम खास तौर पे मेरी बागबानों से यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसको, जमीन को ऊपर कल्टीवेटर चलाएं, कम से कम रोटावेटर का यूज करिए। तो आपकी कोस्ट तो कम आई आएगी। धरती माँ को या उसकी जड़ें जो हैं, बागों की सेकेंडरी रूट्स हैं, वो सर ज्यादातर जनवरी में, हम जितना मर्जी उसको फरवरी में, बाग फूटने के बाद फरवरी में जब हम तैयार करते हैं अपना बाग के लिए स्टार्टिंग में,
तब आप जितना मर्जी कर लीजिए उसको, जितना मर्जी बहा लीजिए, जितना मर्जी कल्टीवेटर तोता प्लाऊ जो मर्जी कीजिए उसको, उसके रूट्स चाहे जितनी मर्जी डिस्टर्ब कर लीजिए, मेन रूट्स नहीं है जो वाइट रूट्स हैं, जितनी मर्जी उसको कर लीजिए, ये डेवलप हो जाएंगी, उतनी ज्यादा तेजी से डेवलप होंगी। जब आप उसमें ये जब जेटॉनिक का माइक्रोराइजा बेस डालेंगे तो व्हाइट रूट्स डेवलप इतनी ज्यादा होंगी, जाला इतना गहरा और घना हो जाएगा, आप देखते रहें मतलब। एक बार मैं बागबानों से फिर से कहना चाहूंगा कि बाकी आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो करते हैं वो सब कीजिए, सबसे पहले जेटोनिक को जरूर एक बार यूज करके देखिए, एक बार प्रयोग इसका करेंगे। और एक एक चीज और बड़ी मजेदार कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी वाले आते हैं ना सर, कि हमारा ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, इनको बाहर गेट पे, अपने खेत के मेन गेट पे लिखा दीजिए, नो एंट्री। सर ये सिर्फ सिर्फ मार्केटिंग का ढंग है। अगर प्रोडक्ट बढ़िया होता तो कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी को शिफ्ट ना करता, वो इस कंपनी से दूसरी कंपनी में ना जाता। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप ही पता हमें लगता है सर। खेती में ये नहीं है कि जो हमारे बुजुर्गों ने बताया उसको भी सर, समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, हर चीज बदली है, एटमॉस्फेयर बदल गया, तो उस हिसाब से हमें भी बदलना होगा। खेती का नजरिया, खेती का ढंग हमें भी बदलना होगा। सबसे बड़ी उसमें बात क्या है, है, सीट्स बदल गए हैं, सबसे बड़ी बात है। सब कुछ है, सब कुछ है जी। हम खुद बदल गए हैं। जब हम वो कह रहे हैं ना, मतलब कि हार्मोनल चेंज जो है हमारे में आ रहा है, तो क्या एनवायरमेंट में नहीं आ रहा, सब कुछ हो रहा है। चेंज एक, वो कहते हैं ना, एक प्रकृति का एक नियम है चेंज, कुछ सालों के बाद चेंज होती है, तो वो चेंज हमें खेती में भी लाना होगा। तो मेरा क्या रहता है कि मैंने किन्नू के बागवानी के लिए कुछ ज्यादा, मैंने बुक्स भी जरूर पढ़ी हैं, इसकी बुक्स पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, इवेंट्स जो हैं या और हैं वो मैं सुनता रहता हूँ। कुछ यूट्यूब पे आपके जैसे चैनल्स हैं या और कहीं से है फार्मर्स के, उनकी पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, ये उनसे मिलता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। या खेती के लिए अगर कोई आता है ना, कोई कंपनी वाला आता है, तो उससे डिस्कस करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ कि कैसे आप बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है, क्या फायदा होगा। तो किसान को सीखना भी होगा, पढ़ना भी होगा, और अपनी खेती की तरफ ध्यान देना होगा। खर्चा जरूर कम होता है सर, बहुत कम कर सकते हैं आप खर्चा। मैंने आपको बताया कि डीएपी मैंने अपने खेत में नहीं जाने दी, सुपर को यूज किया, मेरे को जरूरत ही नहीं रहती है, ना लाइन में लगने की, ना किसी तरह का कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है बागबानी में। बेसिकली सिट्रस में आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि सिट्रस में स्टार्टिंग में ही आप कैसे बचाना है, कि सिट्रसीला नाम की एक बीमारी आती है, एक फ्लाइज आते हैं, इंसेक्ट है, उसकी रोकथाम अगर आपने कर ली स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट फेज में, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग अगर आपने रोकथाम कर ली, प्रिवेंटिव मेजर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो आपके बाग में बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आएंगे, फ्रूटिंग भी बम्पर आएगी, फ्लावरिंग फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग भी उसके बाद बहुत बढ़िया आएगी। फ्लावरिंग आने तक आप अगर उसमें आप जो भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी स्प्रे अगर प्रॉपर करेंगे, साथ में आप जेटोनिक का प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर इसका, बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, जो थ्रू आउट लास्ट तक। कीनू की कल्टीवेशन क्या है सर, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको 9 महीने देने पड़ते हैं सर। 9 महीने आपको इसकी सेवा करनी पड़ती है, 3 महीने आपको आउटकम के लिए, बस ये है इसमें। लेकिन अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है ट्रेडिशनल जो हमारी एग्रीकल्चर चल रही थी, जो भी हमारी फसलें ले रहे थे हम। जी। अच्छा, जैसा कि आपने पीछे इस चीज को डिनाई किया कि मतलब कि क्यारी बनाकर उसमें खाद प्रबंधन नहीं करना चाहिए किसानों को, थोड़ा उसकी उसकी जड़ें जो हैं काफी दूर तक फैलती हैं, तो मतलब एक तरह से आपने छिड़काव विधि को प्रमोट किया कि जो खाद है किसानों को छिड़काव विधि से मतलब करना चाहिए, ताकि आसपास में मतलब जहां तक जड़ें हैं उन सबको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो जाए। बिल्कुल सर, मैंने अच्छा। इसलिए आपको कहा है कि किन्नू के, मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूंगा, किन्नू के बाग में किन सिट्रस कोई भी आपका ये जो फ्रूट्स हैं जितने भी हैं, ये सर अपने घेरे से बाहर से जड़ें, इनकी जो व्हाइट फ्रूट्स हैं वहां से उससे बाहर बाहर जाती हैं। मेन स्टेम रूट एक ही रहेगी, उसके बाद जो सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी रूट्स जितनी भी हैं वो सब फैलेंगी बाग में आपके। जैसे जैसे बाग बड़ा होता रहेगा, आपकी इसकी रूट्स जो हैं बढ़ती जाएंगी, जाला बढ़ता ही जाएगा।
तो जितना घना और गहरा जाला होगा, जितना ज्यादा होगा, आपका प्लांट उतना ही हेल्दी होगा। आपकी मिट्टी में जब एरेशन होगी, नमी होगी, भुरभुरापन होगा, जब वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, जब इनसे, जब इसके पत्ते इसके भी गिरते हैं, और भी हम ये डाल रहे हैं गोबर की खाद जैसे इसको डाल रहे हैं पूरी तरह से बनाई हुई, जब इसको पूरा डेवलप करके, तो सर ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है हमारी सॉइल में। आप देखेंगे ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीनों में नामात्र रह गया है सर। कारण क्या है कि हमने डीएपी की तरफ ज्यादा यूज किया, और ये जितने भी सिंथेटिक्स है इनका यूज हमने ज्यादा किया है सर। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम बड़ी है हमारे, ये जितना भी है ये सब, इनसे फर्क बहुत बड़ा है। जी। अब जो है, जो सिंचाई के लिए आप देखेंगे कि जो सरकारें हैं वो ड्रिप इरिगेशन पे कहती हैं कि मतलब इससे काफी जल की बचत होती है। और आप देखेंगे कि पंजाब के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे वाटर लेवल जो है काफी नीचे जा चुका है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उस पानी को लेकर ही होगा। तो ये अलग बातें हैं। तो आप जो है सिंचाई की कौन सी पद्धति अपना रखे हैं? सर मेरे पास ये ट्रेडिशनल ही चल रही है, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में सबसे तीनों के भाग में क्या है कि आपकी जो मेन रूट्स है, जो स्टेम है, तना है, उसके पास पानी नहीं जाना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए पानी। या आपके बाग में पानी रुकना नहीं चाहिए ज्यादा देर के लिए। ज्यादा देर रुकेगा तो फाइटोप्थोरा की प्रॉब्लम आएगी आएगी। और मतलब मैंने मैंने वही, यही पुराना ही मेथड ये यूज कर रहा हूँ बाग में, क्योंकि आप देखेंगे जब हम सप्लाई कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं खाद सारी, तो सर सारी खाद अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो फ्लड इरिगेशन भी तो जरूरी है सर। नमी तो सारे खेत में चाहिए ना सर, वीड्स उगने चाहिए। आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन में खाली जो जगह रहती है बीच में, उसमें वीड्स नहीं आ पन पाते। तो उसमें क्या होगा, जब गर्मी टेम्परेचर, किन्नू की जो फसल है 35-36 डिग्री का तक का टेम्परेचर बियर कर पाती है वैसे तो, जब हम इसको, ये वीड्स अपने आप उग जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हैं ये हमारे, ये अपने आप ही डेवलप होते हैं। कुदरत, धरती माँ अपने आप इनको उगाती है, हम नहीं इसके लिए कुछ डालते हैं। तो ये हमारे मित्र हैं। जैसे केंचुआ हमारा मित्र जीव है, उसी तरह से ये भी मित्र जीव है, मित्र हैं हमारे। तो ये एक बड़ा अच्छा नेचुरल मल्चिंग का काम करते हैं। हम जब स्प्रे करते हैं, जब इस पे फॉलियर एप्लीकेशंस करते हैं अपने खेतों में, बागों के ऊपर, तो उसके ऊपर इन 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 खरपतवारों के ऊपर भी तो स्प्रे जाती है सर। इनमें भी तो वही न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ना सर। तो जाते हैं, जब हम साल में 2 बार हम इसको कल्टीवेट करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, तो वो बीच में अपने आप मिक्स हो जाते हैं। और ग्रीन जो, एक तो हम वो ढेंचा जैसे बोल देते हैं, अपने ढेंचा उगाते हैं हरी अक्सर हरी लोग, खाद के ग्रीन लिए। ग्रीन मैन्योर। हाँ, हरी खाद के लिए, ग्रीन मैन्योर के लिए। तो ये भी तो एक ऑर्गेनिक ग्रीन मैन्योर है सर। तो ये बड़ा अच्छा काम करती है, पहले मल्चिंग का काम करती है, उसके बाद आप इसको मिला दीजिए, ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ जाएगा, जब पत्ते ये सारे बीच में ही हो जाएंगे। आप यूज कीजिए साथ में, ये जितने WDC वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं इनको यूज कीजिए साथ में। एनपीके इसका, किसी भी कंपनी का, जेटोनिक का सिर्फ ये है कि इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। और भी कंपनीज के आते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट मिल पाया है, सुपर। मतलब कि इसका कोई, मतलब कि नो वन कंपेयर दिस, मतलब कि इसको कंपेयर नहीं कर पाते हम। रिजल्ट मिलेगा ये कंफर्म है। ये कोई एक प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज नहीं है। कारण क्या है कि जो प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसके लिए हमें बताना ही पड़ेगा। हम अपनी जमीन को अगर हम भी खाना चाहते हैं, हम तो अपने लिए तो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक यार कनक हमारे घर पे आए, ऑर्गेनिक सरसों का तेल आए, ये हम खुद के लिए चाहते हैं। तो क्या हम अपनी धरती माँ के लिए नहीं कुछ करना चाहते? वो हमें दे रही है। एक कनक का दाना उगाते हैं, उसके बदले में वो हमें हजारों दाने देती है सर। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम धरती माँ के लिए कुछ करें? जब हम जी। अच्छा डालेंगे, अच्छा ही मिलेगा। एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए आपका कि अच्छा डालेंगे, अच्छा मिलेगा। जो फ्रूट हम खाएंगे, बेच रहे हैं, उसमें कुछ तो हम भी खाएंगे ना सर, आप जैसे मित्र खाएंगे। तो अच्छा खाने को मिलेगा। टेस्ट सर, आप देखेंगे टेस्ट भी डिफरेंट होता है इसका। बड़ा अच्छा लगता है जब हम धरती, मतलब कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं डीएपी नहीं डालता। अक्सर देखता हूँ लोग डीएपी की ट्रालियां भर कर लेके जा रहे होते हैं, यूरिया भयंकर बहुत यूरिया डालते हैं।
लेकिन फिर भी कंपैरेटिव मेरे खेत, मेरे बागों का कलर जो है, एज कंपेयर टू अदर्स बागवान जिनके बागों में डीएपी यूज हो रही है या हो रहा है, उनसे 10 गुना ज्यादा बढ़िया होगा। कारण क्या है कि जमीन में हमारे पंजाब की जो सॉइल है उसमें फास्फोरस, आप लैब से जब हम सॉइल की रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, जब सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, तो फास्फोरस बहुत ज्यादा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि डीएपी का धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं हम लोग। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी सॉइल को क्या चाहिए, वो क्या मांगती है, तो हम डीएपी डालते रहते हैं हर बार बिना सोचे समझे। मेरे पड़ोसी ने 1 बैग डाला है तो मैं 1.25 बैग डालूंगा, इससे बढ़िया यील्ड आएगी मेरे। सर ये भेड़ चाल बंद करनी पड़ेगी हमें। तो ऐसा ऐसे मामला देखने को मिलते हैं काफी। बिल्कुल अक्सर है, अक्सर है, क्योंकि मैंने देखिए, मैंने भी सुना है, मैं जब किन्नू के फील्ड में गया तो मेरे को भी ये बताया गया कि डीएपी के बिना तुम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। सर ऐसे कुछ नहीं हुआ। पहले साल जरूर थोड़ा सा रहा, उसमें प्रॉब्लम रही मेरे को, पहले साल रही है, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मोल्ड हो गया इसकी तरफ, बायो की तरफ मैंने यूज किया। मैं आपको बता रहा था कि एनपीके यूज करने से क्या है कि जितने भी फिक्स्ड आपके खेत में हैं, नाइट्रोजन के बैक्टीरियाज हैं और पोटाश के हैं और फास्फोरस के हैं, वो सब मूवेबल हैं सर, जब इसका बैक्टीरिया हम यूज करेंगे। वो बैक्टीरिया यूज करने से वो उसको जो उसको ब्रेक करेंगे, मॉलिक्यूल्स को उनके, और उसको सभी को वो ये प्लांट्स तक पहुंचाएंगे सर। जो फिक्स्ड फॉर्म में हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट पड़े हैं ना सर, जो फिक्स्ड हो गए हैं सॉइल में, उन सभी को ये मूव करेंगे, कोई सोलबलाइज करेंगे, अलग अलग है इनका सभी का। पोटाश सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फॉस्फोरस का है, केएमपी है पोटाश का। तो ये सब कुछ मूव करवाते हैं, कुछ सोलबलाइज करते हैं, जो प्लांट्स को मिल जाता है सर। तो ठीक। एनपीके आप यूज कीजिए, इररिस्पेक्ट, मतलब कि हम उसके बदले में जैसे यूरिया की कंजम्पशन कम अपने आप ही हो जाएगी जब एन यूज होगा बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम है इसमें। तो वो सारा का सारा इसको, जब सॉइल को आपको नेचुरल जो इसमें फिक्स्ड हुआ पड़ा है वो मिलेगा, तो अपने आप ही आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे सर। और यूरिया तो आप एक बार डाल देंगे, 44 kg का बैग है, उसमें से मिलेगी कितनी हमें, सिर्फ 19 किलो के आसपास हमारे प्लांट को। बाकी तो सारी कुछ हवा में गई, कुछ और नीचे लीच कर जाएगी। नीचे लीच करेगी, हम अपना पानी गंदा कर रहे हैं नीचे वाला। ठीक। आपने एक बात बताई कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा पानी के लिए होगा, सर उसमें एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा पानी के लिए, लेकिन वो होगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगा, साफ पानी के लिए। जिस कंट्री के पास साफ पानी होगा वही कंट्री राज करेगी सर, वही कंट्री राज करेगी। जी। अ, आप किन्नू की फसल में जो सिंचाई मतलब विशेष रूप से कब करना जरूरी होता है? जैसे कि फल इसमें फल कब आने शुरू हो जाते हैं, कितने दिनों में लगभग फल तैयार हो जाते हैं, और पूरे साल में लगभग कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए? जैसे कि आपने बीच में बताया कि बारिश नहीं हुई, साढ़े वही तीन बारिश हुई, हाँ, लेकिन फिर भी आपने 3.5 महीने के बाद आपने किया, क्योंकि आपकी मिट्टी में जो जल धारण जो क्षमता थी वो बेहतर है, बिल्कुल। जिसकी वजह से नमी गई नहीं और आपने इतना दिनों का अंतर पाया। तो लेकिन जब फल आते हैं, जो अन्य किसान जो खेती कर रहे हैं, तो वो सिंचाई कब कब करें तो बेहतर उनको उपज मिल सकती है? सर सबसे पहले तो फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है उससे पहले पहले हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, सबसे पहले। जो कि जनवरी जनवरी या फरवरी में स्टार्टिंग में आपको पानी सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि उसके बाद फल से फूल बनने की जो प्रक्रिया है, तब तक हमें 1 डेढ़ महीना पानी ना देना पड़े। क्योंकि ज्यादा नमी होने से कार्बन, जब हम पानी लगाते हैं बागों में अक्सर, तो कार्बन और नाइट्रोजन की जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे फ्रूट ड्रॉप होने लग जाता है। फिर उसके बाद जब आपका थोड़ा सा नींबू साइज का जब फ्रूट बन जाता है, उसके बाद आप पानी लगाइए आप। देन जब आप देखिए, ये आपने कहा कि पानी कब देना चाहिए। सर अब मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ माइक्रोराइजा बेस्ड जैसे है, तो मेरे खेत को पानी की जरूरत लेट पड़ती है। अब जो जिमी किसान यूज नहीं कर रहा, उसके उसको उसके प्लांट्स को पानी की जरूरत पहले पड़ेगी। जब तक आपको प्लांट खुद बताता है सर कि मुझे पानी की जरूरत है, तब दीजिए। ये नहीं है कि हर उसको महीने पानी देते रहे, नहीं जरूरत है उसको पानी की।
प्लांट खुद बताएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, हल्का सा लगे जब पत्ते उसके थोड़े से लगे हैं तो पानी को आप दे सकते हैं। प्लांट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 12 13 15 फुट पे पानी, 10 12 फुट पे 12 फुट पे पानी आ गया है ऐसे, तो पानी वाटर की लेवल इतनी काफी ज्यादा। अच्छा है आपके यहाँ। हाँ जी सर, हमारे वा- वाटर लेवल अच्छा, देखिए किन्नों के सिट्रस के लिए देखा जाए तो 10 12 फुट अच्छा नहीं है सर। ये कम से हाँ कम उसके 15 20 फीट, हाँ इसके लिए 20 फुट पे, कम से कम 20 25 फुट पे चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को पानी की जरूरत कम पड़ती है सर। और ऊपर से हम ज्यादा पानी देंगे तो नुकसान फाइटोफथोरा आएगा सर, गमोसिस की प्रॉब्लम आएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी आएंगी। बेहतर रहता है कि फार्मर को टाइम टू टाइम जब उसको लगे बाग में विजिट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कब उसके बाग में जरूरत है पानी की, या इंसेक्ट्स का अटैक कब कैसे आ रहा है। ये नहीं है कि पड़ोसी के आ गया तो मैं भी स्प्रे अभी कर दूं, नहीं सर, जरूरत है। अब ठीक आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो ये मच्छर तेला चेपा ये सारा आ जाता है सर, साथ के साथ आ जाएगा। ठीक। चूंकि तो जब आपने आप, पीछे जी 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 आपने पीछे जिक्र किया कि मतलब जो सिट्रसिला है मतलब एक बड़ा डिजीज है। जी इसके अतिरिक्त और इसमें मतलब कौन से इंसेक्ट लगते हैं या डिजीज लगते हैं और उनके बचाव के क्या उपाय हैं? सर, ऐसे है कि डिजीज काफी तरह की इसमें सिट्रस में आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया फाइटोफथोरा है। फाइटोफथोरा जिन बागों में ऑलरेडी आ चुका है, तो जब वो ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, जाइटोनिक का है या ट्राइकोडर्मा, जो एच आता है एक, ट्राइकोडर्मा आर्जेनियम, उसको जरूर यूज करना चाहिए सर, ट्राइकोडर्मा एच को भी, वो भी बेस्ट है फाइटोफथोरा के लिए। सेकंड क्या है कि डिजीज में अभी बारिशों के बाद एक मौसम में वाइट फ्लाई का या फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज्यादा आ जाता है। फ्रूट फ्लाई क्या करती है कि वो एक डंक लगाती है उस पे, फ्रूट के ऊपर, उसके फ्रूट पंक्चर हो जाता है, और उस पे स्पॉट आने के बाद वो फ्रूट ड्रॉप अपने आप हो जाता है सर। ये पिछले साल फ्रूट बहुत था हमारे बागों में, तो प्रिवेंटिव मेजर हमने तो अडॉप्ट कर लिया था। कुछ बागवान बॉटल्स लगाते हैं, कुछ बागवान अलग अलग मेथड यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं। मैंने, हमारे बाग में जरूरत नहीं पड़ी है, मतलब फ्रूट फ्लाई का अटैक ही नहीं हुआ। फ्रूट फ्लाई से फ्रूट इतना ज्यादा गिरता है सर, हम मतलब कि फार्मर वाकई अपने बाग में जाता है ना तो सर उसकी आंखों से पानी आ जाता है कि इतना बड़ा तैयार हुआ हुआ फ्रूट उस टाइम ये फ्रूट फ्लाई के कारण से गिर गया है। ये पिछले साल बहुत बहुत यहाँ पे आई थी हमारा एरिया में। तो दो तीन चीजें हैं, जब आप कम यूजेस करेंगे फर्टिलाइजर की इनकी, जैसे यूरिया डीएपी की, तो सर प्रॉब्लम भी कम आएगी। आप एक नोट कीजिएगा या एक सर्वे करवा लीजिएगा, जिन बागों में मैक्सिमम यूजेस डीएपी का हुआ वहां पे ही सबसे ज्यादा डाई बैक की प्रॉब्लम आई। पिछले 3 सालों के अंदर, आप मान के चलिए 4 साल हो गए मुझे यूज करते को, 3 सालों के अंदर मेरे टोटल बाग में, सिट्रस के ऑर्चर्ड में डाई बैक के कारण एक भी प्लांट नहीं डेथ की, मतलब कि खराब हुआ, एक भी प्लांट नहीं। तो पिछले साल रोजाना हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में आ रहा था, इतने एकड़ खराब हो गया, इतने एकड़ खराब हो गया। वो बता रहे थे, कोई पानी पानी का बता रहा था, कोई क्या बता रहा था। सर वो हमारी ही गलतियां हैं उसमें, कुछ हम ही जिम्मेवार हैं। सर एक साल जरूर फसल आपकी कम हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, ज्यादा नहीं है, ये नहीं है कम नहीं होगी। एक साल, वो हमारे जो मेथड होते हैं, जो हमारी टेक्निक्स होती है ना सर, उसके कारण ही हमें नुकसान होता है कि गलत टाइम पे गलत स्प्रे कर देनी। जब फ्लावर आ गए हैं, फ्लावर के ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की कर देते हैं सिंथेटिक में जो होते हैं, तो सर वो फ्लावर तो ड्रॉप हो गई होगा। तो वो कहाँ से, और उस टाइम पॉलिनेशन भी नहीं हो पाता, मधुमक्खियां नहीं आ पाती जो नेचुरल पॉलिनेशन का काम करती हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। जिंक और बोरॉन की तब स्प्रे की उससे पहले जरूरत होती है आपको, वो दीजिए। जी एक सवाल मेरा ये था कि आप देखेंगे कोविड के बाद से जो ऑर्गेनिक वर्ड है लोगों की जुबान पे आ गया है। तो मैं पूछ रहा था कि ये जो तीनों की खेती है क्या जैविक तरीके से खेती करना संभव है या फिर रासायनिक और जैविक का कॉम्बिनेशन लेके ही चलना पड़ता है तभी मतलब अच्छा प्रोडक्शन मिलता है?
विवेक जी, ऐसे है कि पूर्णतया मैं आपके इस सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन कुछ सहमत नहीं भी हूँ और हूँ भी। कारण क्या है कि 100% हम जैविक नहीं कर पाएंगे सर। मान लीजिए मैंने अपने खेत को जैविक की तरफ से यूज कर लिया, उसको मोल्ड कर दिया, तो मेरी बिल्कुल साथ वाले पड़ोसी का खेत जो मेरे साथ ही लगता है, तो वो जैविक नहीं कर रहा है, तो उसके इंसेक्ट्स, तो जो इंसेक्ट्स है वो मेरे भी यहाँ पे भी तो आएंगे ना सर। तो हमें जैविक, हाँ, जैविक की तरफ ज्यादा हो सकते हैं हम। 60-40, 60% जैविक हम कर सकते हैं अपने पास, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा होती है, बस यही है। और हम फार्मर आजकल, टाइम आपको भी पता है जी, जैसे जैसे मोबाइल के टाइम से हमने घड़ी बांधना बंद कर दिया, टाइम भी हम लोगों के पास कम हो गया है सर। तो यही कारण है कि फार्मर मेहनत कम करना चाहता है। कि अब मेरे जैसा भी है, कई बार हम लोग भी कर लेते हैं कि कॉपर का जब हम कटिंग करवाते हैं, बाकी सारे, जब उसके बाद हम स्प्रे करनी होती है उस पे कॉपर की और चूने की, उसके बजाय रेडीमेड बाजार से मिक्सचर ले रहे हैं कंपनीज का। और बात आपने की कि कोविड के बाद हम ज्यादातर ऑर्गेनिक, सर ये ऑर्गेनिक वर्ड एक मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी बन गई है सर। एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनिक का कोई मेजरमेंट तो सर किसी पे भी नहीं लिखा। कोई भी बैग आप परचेज कर लेंगे मार्केट से, उस पर ऑर्गेनिक लिख दिया, तो हमें क्या गारंटी है सर कि वो वाकई ऑर्गेनिक है। जी वो तो है। अच्छा। सिर्फ फार्मर अपना जो खाने के लिए जो प्रोड्यूस करेगा, जिसका उसको पता है कि मैंने नहीं यूज किया अपने घर के खाने के लिए, सिर्फ वही ऑर्गेनिक है सर। जी। अच्छा, किन्हीं किन्नू के बागों में कटाई छटाई का जो सही समय होता है वो कौन सा माह होता है? तब जब आप फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ के दिसंबर में हो जाते हैं, कुछ जनवरी स्टार्टिंग में होते हैं, कुछ फरवरी तक हैं, जहाँ पे पानी काफी नीचे है और जो प्लांट बहुत हेल्दी हैं, जो बहुत केयर करते हैं, जो उनके मार्च तक का टाइम दे देते हैं सर। वो प्लांट मार्च तक उनके वहां पे फूड होल्ड करता है। तो कटाई का बेस्ट टाइम तो यही सर, जनवरी लास्ट या फेब में है बेस्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है सर, नई शाखाएं कोपले आने शुरू हो जाती हैं, फुटारा नया आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे सर कटाई नहीं करवानी चाहिए। जी। कटाई का जो बेस्ट टाइम यही है, जनवरी का लास्ट वीक और उसके बाद फेब का, ये 20-25 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें कटाई कीजिए। कटाई के साथ साथ आप उसमें कॉपर की स्प्रे कीजिए। एक चीज और है, मैंने जैसे आपको बताया कि सिट्रस सिला के लिए मैंने लास्ट ईयर एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में अपना किन्नू तोड़वा दिया था सारा, ठेकेदार को दे दिया था मैंने। मैंने 15 दिसंबर के आसपास मैंने एक लेक्चर सुना था, यहाँ के सीड फर्म के हैं डॉक्टर अरोड़ा जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आप दिसंबर में या नवंबर के लास्ट में एक स्प्रे निकलवा दीजिए इंसेक्टिसाइड की। जैसे एकलक्स, मैं अक्सर एकलक्स ही यूज करता हूँ, एकलक्स की स्प्रे निकलवा दीजिए आप। उससे क्या रहेगा कि आपका जो सिट्रसीला का जो ब्रीडिंग है, जो तैयार हो रही है, जो फीमेल्स हैं, वो सर खत्म हो जाती हैं सर, मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस टाइम। तो आपको सिट्रसीला की प्रॉब्लम, जब आप नया फ्लावरिंग आएगी उस टाइम आपको बहुत बहुत रेयरेस्ट, बहुत कम मिलेगी सर। तो मैंने जो पिछले साल एक्सपेरिमेंट उनके कहने पर किया था, वो मेरा मच गुड एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। आप मानेंगे सिट्रसीला की सिर्फ एक स्प्रे निकाली मैंने, और वो भी कॉमन, कोई एक्स्ट्रा नहीं, अलग से नहीं है। वही सिर्फ 0.3 to 5 ग्राम की एक्टारा और लैम्बडा माइसिन, ½ ग्राम। जी। और अच्छा। अक्सर 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 क्या होता है कि हमारे फार्मर एक्टारा की डोज ½ ग्राम तक ले जाते हैं या उससे भी ज्यादा ले जाते हैं सर। सर ये मोड ऑफ प्रैक्टिस गलत है सर। उसकी रेजिस्टेंस बनने दीजिए उसकी सिट्रसीला की, वो इतने से ही बहुत है, सफिशिएंट है। उसको इतना मिल जाएगा तो बहुत है, जी। इसी से ही वो मर जाए। आपसे मेरा अगला सवाल ये था कि बागवानी आप कर रहे हैं तो फलों की गुणवत्ता और फलों का आकार बहुत मायने रखता है।
तो किन्नू के बागों में फलों की गुणवत्ता और आकार को सुधारने के लिए किसान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं? आप किन बातों का ध्यान रखते सर फ्रूट फ्रूट बनने के बाद जैसे हम स्टार्टिंग हमारी क्या रहती है कि रिकमेंडेशन जैसे है 13-0-45 जो आती है फर्टिलाइजर, उसकी स्प्रे करने का दिया जाता है। पोटाश का मैक्सिमम रोल रहता है जूस कंटेंट के लिए, शाइनिंग के लिए। उसके लिए पोटाश का बहुत अच्छा रोल रहता है साइज डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी दो, कम से कम दो स्प्रे जरूर करनी चाहिए मई जून में। जरूर इसकी स्प्रे करनी चाहिए। और उसके बाद एक मिक्सचर अलग से है, कुछ अलग अलग हर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर मार्केट में आते हैं। और एक हमारे यहाँ पे एक मित्र हैं, सुमित्रा केमिकल्स के नाम से उनका यूनिट है। उनका एक प्रोडक्ट्स आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, मैंने उसका यूज किया है इस बार। वो भी प्रोडक्ट काफी अच्छा है सर उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट में। तो उसके लीफ का साइज जेटोनिक के साथ साथ उसकी स्प्रे भी मैंने की है, एक स्प्रे ही यूज की थी इस बार। तो 13-0-45 के बदले उनका न्यूट्रिएंट लेकर, तो लीफ का साइज जो है वो काफी बड़ा हुआ है। जब लीफ का साइज बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस के कारण क्लोरोफिल ज्यादा डेवलप होगा प्लांट्स पे। जब हम स्प्रे करेंगे किसी भी न्यूट्रिएंट के, तो सर जितना बड़ा लीफ होगा उतनी ज्यादा वो स्प्रे को ग्रहण करेगा। उससे आपको हेल्दी होगा, प्लांट ज्यादा हेल्दी होगा। सेकंड, ये स्प्रे होने के बाद एक जब हम बारिशों के टाइम, सावन भादों के टाइम, जब हम मान लीजिए अगस्त सितंबर में पोटाश जरूर अपने बागों में डालें। एमओपी 60% वाली हैं? वो जरूर डालनी चाहिए। उससे क्या है कि आपके बागों में फंगस की प्रॉब्लम भी कम आती है। पोटाश से साइज भी बड़ा अच्छा बनता है, शाइनिंग बड़ी आती है फ्रूट में आपके। और जूस का कंटेंट बड़ा अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा रहता है। अभी क्या हुआ पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मैं कुछ फ्रूट जैसे अ, गिर गए थे कुछ, तो मैं उसको कुछ 4-5 फ्रूट घर पे ले आया। जब मैं फ्रूट और ट्रैक्टर जब सरसों की बिजाई करवा रहे थे तो कुछ फ्रूट गिर गए थे ट्रैक्टर के कारण। तो वो फ्रूट मैं घर पे लेके आया, मानेंगे बाहर से ग्रीन कलर का ऑरेंज मतलब किन्नू था हमारा, लेकिन अंदर उसका कलर ऑरेंज, और खट्टापन बिल्कुल नहीं था। ये पहली बार देखा मैंने कि इस मंथ में भी बाहर से पूरा ग्रीन है अभी, और अंदर से उसका जूस है जो है वो ना तो खट्टा है, और बड़ा ही टेंगी टेस्ट है मतलब। तो ये सब क्या है कि जब से हम ये मेथड यूज करेंगे, जब हम गोबर खाद को पूरा गलाकर और ये सारी चीजें हैं स्प्रे टाइम टू टाइम करेंगे। अब पिछले जैसे जैसे पिछले 5 साल से मेरी स्प्रे का जो फॉलियर स्प्रे का खर्चा है वो कम हुआ है सर। मैंने आपको बताया कि मैंने प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट किया था सिट्रसीला के लिए या कुछ और भी किसी भी तरह से ये फंगीसाइड जो भी हैं उसको प्रिवेंटिव के तौर पे, क्योरेटिव पे ना जाएं कि जब प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम क्योर करें। अगर उससे पहले ही हम अपना ध्यान रख लेंगे। अब सर्दियों में क्या होता है कि अक्सर आपको भी, आपके भी घर पे हमें मिलता होगा सुबह सुबह, सर्दियों में दिनों में ड्राई फ्रूट मिल जाता है सर। तो वो क्या है, हम हेल्दी रहते हैं, हमें कोल्ड फीवर की प्रॉब्लम कम रहती है। तो ये अक्सर अक्सर ऐसा ही रहता है। तो प्लांट्स को जब टाइमली उसको हर चीज मिलेगी, हेल्थ उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़िया होगी। प्लांट्स की लीव अच्छी होनी चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, प्लांट हेल्दी होना चाहिए। तो आप जब भी बाग में घूमते हैं ना, तो बाग में एक एक प्लांट के पास जाइए, आपको खुद प्लांट बताएगा मेरे में ये डेफिशिएंसी है, खुद जी पता लग जाएगा आपको। जब आप उसको उसके पास जाएंगे अपना मन लगेगा, वो अपने आप बढ़िया देगा, फसल अच्छी आती है सर। जी जी। अ, खेती कोई भी हो, खेती हो या बागवानी हो, आर्थिक जो दृष्टिकोण है वो बहुत मायने रखता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित कुछ सवाल हैं, जैसे कि किन्नू की जो फसल है या जो पौध है, लगभग कितने सालों में प्रौढ़ हो जाता है, जब मतलब अधिकतम वो उपज देना शुरू कर देता है, और शुरुआत वो कब से देना शुरू कर देता है, और उसमें सर, लगभग एक साल में कितने फल आते हैं? सर किनू में क्या है कि चौथे साल उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, तीसरे साल भी हो जाती है अगर आप ज्यादा केयर करते हैं अपने प्लांट्स की, अच्छी नर्सरी का हो। तो तीसरे साल पहला फ्रूट आ जाता है, कुछ फ्रूट आ जाता है। लेकिन पहला फ्रूट हमें लेना नहीं चाहिए।
उसको हमें तुड़वा देना चाहिए। और उसके बाद चौथे पांचवे छठे साल से किन्नू में आपके यील्ड शुरू हो जाती है। 30-35 किलो से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहती है, ये 2-2.5 क्विंटल तक भी यील्ड अपनी देता है सर, किन्नू का बाग। और किन्नू के बाग की अगर हमने अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या अच्छी नर्सरी से अगर प्लांट बाय किया है, और जो रेनॉल्ड है और जिनका काफी सालों से इस लाइन में है, वहां से अगर हमने प्लांट लिया है, तो प्लांट की जो एज है अप्रोक्सीमेटली वो 35 to 40 ईयर्स तक के प्लांट भी चल जाते हैं सर। उसमें हमारा भी रोल रहेगा कि हम उसको कैसा देते हैं, उसकी सेवा कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं सर। अभी वही जी एक ही जगह से प्लांट मैंने लिया है, एक ही मेरे मित्र ने लिया है। मेरा प्लांट 5-4 साल चलता है, उसका 15 साल चलता है सर। एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी सॉइल भी करेगी, क्योंकि सॉइल में भी देखना पड़ेगा ना सर, सॉइल में भी क्या कंटेंट्स हैं। सभी सॉइल जी तो एक जैसी होती नहीं है। तो बाग जैसे स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, बाग लगाने से पहले सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। फिर उसके बाद उसका न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट कीजिए आप, फर्टिगेशन का कीजिए आप। फिर आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी। तो अभी जो आपने अपने बाग में जो किन्नू के पौधों को लगाया है वो लगभग कितने दूरी पे लगाया है और प्रति एकड़ कितने पौध लगे हैं? सर मेरा जो किन्नू का बाग जो बड़े वाला है, उसमें 20 बाई 20 पर प्लांट लगा हुआ है। और जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 एकड़ में मैंने और अभी नया लगाया है, उसमें मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने प्लांट्स को जो डिस्टेंस है वो 20 बाई 10 की है सर। और 20 बाई 10 में भी मैंने क्या एक रेशो की है, एक किन्नू का लगाया, एक माल्टा का लगाया, एक किन्नू एक माल्टा, 10-10 फीट पे चेंज कर दिया। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा है कि किन्नू की बागवानी में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करें। मैंने आपको बताया कि पांचवें छठे साल से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है सर। तो 10 साल तक बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है प्लांट। जब आपस में वो दोनों मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि 5 साल के जब प्लांट हो जाएंगे, उससे 5 साल में और फ्रूट लूंगा उससे। 5 साल एक फ्रूट, उसके बीच में मैंने फिर जो 10 फुट वाला प्लांट होगा वो मैं निकलवा दूंगा। 5 साल में एक्स्ट्रा इनकम, डबल इनकम होगा सर, अदर देन जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है 20x20 पे जब आ होता है। 5 साल एक्स्ट्रा इनकम मेरे पास आ जाएगी। इन बिटवीन बीच में जो जगह बची हुई है, वहां पे मैं अपनी क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग करता हूँ। सरसों भी लगाता हूँ, मूंग भी लगाई है मैंने। मूंग मेरे बड़ी अच्छी हुई, लेट लगाई थी, उसके बावजूद भी मेरी मूंग 4-4.5 क्विंटल हुई। और मूंग में मैंने कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं है। इवन फार्मर यूज करते हैं वो स्प्रे, जो प्रो कौन सी अपने इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा मैंने पहली बार मूंग लगाई थी, मूंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो फ्लाइज के लिए और उसके लिए तो मैंने वो यूज भी नहीं की थी स्प्रे। जी। अभी जो है आपका जो है प्रति एकड़ मतलब लागत कितनी आ रही है? और सर पहले साल कुछ नया, जैसे 5 साल पहले जब मैंने इसको देखा, तो तकरीबन मान के चलिए, क्योंकि मेरे को भी शौक था कि बाग अच्छा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा सुना, तो कुछ अपने एक्सपीरियंस इसमें किए, एक्सपेरिमेंट किए। अभी जो कॉस्ट आ रही है सर, वो 30 to 40 थाउजेंड पर एकड़ की आ रही है सर। मैक्सिमम 40 थाउजेंड है पर एकड़ की। ठीक। और आउटपुट काफी अच्छी है। फ्रूट कॉन्स्टेंटली बराबर चल रहा है, ये नहीं है कि फ्रूट कभी कम है ज्यादा है। आप मानेंगे पिछले साल बम्पर फ्रूटिंग थी, और इस बार भी धरती माँ ने बड़ी कृपा की, और फ्रूटिंग पिछले साल से भी प्लस आई है। नहीं तो अक्सर बागों में क्या रहता है, एक साल फसल ज्यादा होती है, एक साल कम है। तो मैंने जब से जेडेक्स के प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए हैं, एक समान क्या मतलब कि उससे प्लस जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले साल बम्पर फ्रूटिंग होने के कारण रेट कम थे, इस बार रेट अच्छे हैं, और मेरे पास फ्रूटिंग भी पिछले साल से 15% ज्यादा है, कम से कम 15%।
तो अभी तक जो हाईएस्ट जो आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग कितना टन हुआ है प्रति एकड़? सर मैं आपको क्विंटल्स में बता देता हूँ कि मेरे क्या है कि आप मान के चलिए 170 क्विंटल पर एकड़ की औसत आई। 150 से 170 75 क्विंटल पर एकड़ की औसत आई। मतलब कुछ जी। प्लांट्स ऐसे भी थे। कुछ मैंने, जैसे आपने कहा कि टोटल ऑर्गेनिक पे हो सकता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी था। 6 कनाल का अपना एक प्लॉट था मेरा किन्नू का, वहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था 100% ऑर्गेनिक पे उसको। वहां पे यील्ड एक बार बहुत कम आई, लेकिन टेस्ट वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहा था। उसमें ठीक। यील्ड कम भी रही और साइज थोड़ा सा मैटर किया, क्योंकि मैंने उसमें कोई स्प्रे नहीं किया। ना माइक्रोन्यूट्रिएंट की ना उसपे यूरिया डीएपी या एसएसपी जो मैं यूज करता हूँ, कुछ भी नहीं किया था। सिवाय सिर्फ खाद डाली थी, गोबर खाद जो इसकी तैयार की हुई थी, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं। और नीम ऑयल यूज किया था 3 4 बार सिट्रसिला के लिए, उसमें मैंने देखा था। लेकिन सिट्रसिला का अटैक उस पर जरूर आया सर। नीम ऑयल उतना मतलब नहीं रहा। लेकिन अगर नीम ऑयल को किसी के साथ मिक्स कर दें हम इंसेक्टिसाइड के साथ, जो जेटोनिक का नीम सुरक्षा आता है या जेटोनिक नीम एक्टिव आता है, उसको हम मिक्स कर दें, तो जो इंसेक्टिसाइड है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 5 to 7 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है सर। जी। तो अब अच्छा अर्निंग, बागवानी में अच्छी इनकम है सर। बागवानी की तरफ से हम क्यों गए थे कि उसमें हमें खेत बार बार प्रिपेयर करना पड़ता था, 3 फसलें लेनी है, बार बार हमें ट्रैक्टर चलाने पड़ते थे, डीजल के खर्चे हैं, लेबर के खर्चे हैं, बार बार पड़ते थे। बागवानी में आपको एक बार प्लांट्स लगा दीजिए आप, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, कि सिर्फ 2 बार आप उसको कल्टीवेटर सुहागा और मतलब ये रोटावेटर करवाइए, बस, ज्यादा जरूरत नहीं है उसको। नहीं जरूरत सर। हम धरती माँ को छीले ना सर, ना छीले, उस पर जख्म ना दें इतने इतने प्लांट चलाकर चलाकर। जी। ठीक। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि देखेंगे, किसान जो है कोई भी उपज उपजा लेता है, मंडीकरण में उसको बहुत बहुत समस्या आती है आमतौर पर। अभी आपको भी लगभग 6 साल हो गए बागवानी करते हुए, 2 3 साल आपको फ्रूट भी सेल करते हुए हो गए, तो आप अपना मंडीकरण कैसे करते हैं? और अभी तक हाईएस्ट आपने किस रेट पे अपने फलों को बेचा है, और न्यूनतम? सर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल फसल बहुत ज्यादा थी, तो फ्रूट फिर भी मेरा, आप मान के चलिए, 5 एकड़ में मैंने अप्रोक्सीमेटली, और टाइमली मैंने आपको बताया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने तोड़वा दिया था। तो मेरे को फिर भी लास्ट ईयर जो मेरी इनकम रही है वो 8.5 लाख रुपए की रही सर। प्रति एकड़? नहीं सर, नहीं नहीं, प्रति एकड़ की नहीं है, टोटल मेरे 5 एकड़ में। अच्छी। मेरा फ्रूट बहुत था, बहुत फ्रूट था, और साइज बड़ा अच्छा था। पिछले साल साइज की बड़ी प्रॉब्लम थी सर। फ्रूट ज्यादा होने के कारण फ्रूट का साइज नहीं बना हुआ था, और मेरे यहाँ पे बिल्कुल एक सार साइज था सर। 90% फ्रूट का साइज बिल्कुल एक ग्रेड का। जी। और उसके बावजूद, उससे पहले मैंने यही अपने 5 एकड़ में जो बड़ा बाग है उससे मैंने 12 13 लाख रुपए की इनकम ली थी। अब इस साल भी एक्सपेक्ट करता हूँ बड़ा अच्छा रेट है सर। और जैसे जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, साइज बहुत बढ़िया इस बार सर। बहुत बढ़िया, मतलब लास्ट ईयर से भी बढ़िया साइज है इस बार। जी। कुछ देखिए, कुछ प्लांट्स रह जाते हैं, कुछ प्लांट्स बीच में ऐसे भी हैं जिनका साइज, उस पे ओवर फ्रूटिंग है सर। ओवर फ्रूटिंग के कारण देखिए, खाद तो बराबर की ब्रॉडकास्ट की हुई है सारी, तब या तो उनपे स्पेशल केयर करते हमने, लेकिन अब फ्रूट जब दिखना शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अब कलर चेंज हो रहा है, अब दिखता है कि यार फ्रूट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा फ्रूट है। वो फ्रूट ज्यादा होने से तो वो साइज तो सर, जो उसका न्यूट्रिएंट है जो भी उसके अंदर है, वो डाइवर्सिफाई तो होगा ना सर, शरीर में बांटा तो जाएगा ना। तो जी। अच्छा है भाई, बागवानी एक बड़ा अच्छा है सर, अगर इसको हम, अगर ढंग से करें तो। जी। अ, मतलब एक दूसरे की भेड़ चाल ना बने। भीड़ के पीछे मत लगिए आप। सवाल जवाब कीजिए, जो आपके पास आते हैं, जो कंपनीज वाले आते हैं, मैंने आपको बताया, उनसे सवाल जवाब कीजिए, आप पूछिए उनसे।
हमारे हमारे मैंने जैसे आपको पहले अरोड़ा जी का बताया, या हमारे वो एक मित्र हैं जेटोनिक के बारे में, एक हमारे क्षेत्र में आते हैं मिस्टर दीपक जी आते हैं, या मिस्टर अरुण रहे हैं पहले। तो सर उन्होंने जेटोनिक की खाद तैयार करवाने में बड़ा अच्छा योगदान रहा उनका। खुद जाकर इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी सर। दीपक मिस्टर दीपक मित्तल हैं, तो वो बड़ी मेहनत करवाते हैं। लास्ट ईयर मैंने जब खाद तैयार की तो कुछ साइड से जैसे पानी कम लग गया था उसको खाद को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ खाद और लेके आप जाइटोनिक लेके आइए, तो इस तरफ से थोड़ा सा आप नमी और दीजिए आप खाद को। तो इतनी मेहनत मैंने नहीं देखा कि कोई करे। और जैसे मैंने आपको बताया, अरोड़ा जी ने बताया था, पुरुषोत्तम अरोड़ा जी ने पिछले साल एकलक्स की स्प्रे के लिए प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करने के लिए सिट्रसिला के लिए। तो मिस्टर सैगल है वहां पे यहाँ पे सीड फार्म में रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट का। तो वहां पे मिस्टर राजीव सैगल जी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मेरे को ही प्लांट दिलवाए थे पिछले साल अपने फार्म से। वो एक बात उन्होंने मेरे को बताई कि एक फार्मर के बारे में सर, टाइम थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे को जरूर। बताया। एक फार्मर थे, तो उनके पास को अप्रोक्सीमेटली 50 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग थी जहाँ पे सिट्रस का ऑर्चर्ड था। तो जब वो एक साल के बाद हिसाब करने अपने आड़तीए के पास गए ना सर, तो उनकी खाद का और सारा लेबर वगैरह का जब उन्होंने एक्सपेंसेस लगाया, तो जितनी उनको अर्निंग हुई ना उससे ज्यादा का उन्होंने स्प्रे केमिकल फर्टिलाइजर का और ये सभी का पे किया उन्होंने सर। वो थक हार के बागबानी को बंद करने लगे थे कि बागबानी को छोड़ दें, वैसे ही नरमा कपास पे या इस पे कनक पे आ जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली कहीं उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका उनसे मिलना हो गया राजीव जी से। तो राजीव जी ने मुझे खुद बताया, उस फार्मर से बात भी करवाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, उनकी बात से ही मैंने ये बात कही है आपको कि ये कंपनीज वालों की जो एंट्रीज है ना वो बंद कर दी अपने बाग में आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देना है, लेस फर्टिलाइजर यूज करना है, जो जो आपको बताते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड है, ये वाकई जो जरूरत है। सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करवाइए आप, उसके बाद आप यूज कीजिए। तो सर वो फार्मर का अगले साल ही उसको, जब मेरे ख्याल से कोई अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ सर, एक साल के अंदर अंदर ही उसको इतना, जहाँ पे वो खर्चा इतना ज्यादा कर रहा था। क्योंकि जो कंपनी वाला आ रहा था हमारा प्रोडक्ट बेचो, ये चूरन बेच ली, ये चटनी बेच ली सर, ऐसी चीजें तो थी। पर फार्मर को आजकल पता ही नहीं सर। जी। और एक बात सर आपके मंच से, कृषि जागरण के मंच से एक रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करना चाहूंगा, और ये केवी के हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर अपने ऑफिस में मत बैठिए, ग्राउंड लेवल पे जाइए और हर गांव में जाइए। जिस गांव में, जिस एरिया में जिस फसल की ज्यादा बुआई रोपाई होती है, उसके बारे में मोटिवेट कीजिए, उसके बारे में बताइए आप कि कैसे हमने प्रोड्यूस लेना है, कैसे करना है। तो उससे क्या है कि इस कंपनीज का जो मकड़ जाल है सर, ये काफी हद तक कम हो जाएगा, फार्मर जो फंस जाता है सर। तो जब ये जाएंगे गांव गांव, जैसे हमारा एरिया क्षेत्र है जहाँ पे सिट्रस का काम ज्यादा होता है, सिट्रस, तो सिट्रस के लिए सेमिनार्स गांव गांव में लगाए हैं। हम लोगों की गलती रहती है कि सेमिनार्स होते हैं हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर गांव में जाएंगे, पंचायत की एक पंचायत से बात करके या कहीं पे एक जगह ली, वहां पे एक दिन फिक्स किया, उसमें 2 घंटे का सेमिनार करवाया, उसमें सारी चीजें बताई जाए कि क्या क्या है कैसे हैं। अभी जैसे टाइम शुरू होने वाला है, तो अभी क्योंकि जनवरी से फ्रूट तोड़ने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सेमिनार्स अभी से लगाने, जागरूकता जो सेमिनार्स हैं ये अभी से शुरू हो जाएं। जी। तो उससे सर जमींदार का, फार्मर्स का बहुत फायदा हो जाएगा सर, बहुत फायदा हो जाएगा। जी जरूर है। वैसे आपकी ये जो चर्चा, हमारी जो रीच है वो काफी है, कृषि क्षेत्र में तो काफी है। अ, सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे कंटेंट को पढ़ते हैं। जी। तो इसी के साथ इस हम चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और निसंदेह आज की चर्चा में आपने काफी लाभकारी जानकारी दी है, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी किसान हमारी इस चर्चा को सुनेंगे या इस चर्चा से संबंधित जो भी स्टोरी बनी उसको पढ़ेंगे, तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यूं ही कृषि ज्ञान से आगे भी आप जुड़े रहेंगे, और कृषि से संबंधित जो भी लाभकारी किसान हित में जानकारी है वो कृषि ज्ञान के मन से साझा करते रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ सर। बिल्कुल।
धन्यवाद आपका भी और कृषि जागरण का भी, जो मुझे इस लायक समझा और कुछ अपनी जानकारी जो मैं बाकी फार्मर तक साझा कर पाया हूँ अपनी तरफ से जितनी भी है। तो धन्यवाद करता हूँ पुनः आप सभी का, और कृषि जागरण का भी आभार दिल से। और इसी प्रकार से आप एक सही मायने में धरती माँ की सेवा है ये आपकी तरफ से भी, निस्वार्थ भाव से। और सेमिनार्स जो आपकी तरफ से भी लगते हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर करेंगे इस बार भी। तो पुनः आपका सभी का आभार, और सभी किसानों को जय धरती माता, जय जवान यहाँ से जय जुड़ने के लिए किसान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।